पुनः मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो दे रहा हूं स्टूडेंट, ताकि आप आराम से कहीं पर भी किसी भी जगह बैठकर देखें। और मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप उसका लेक्चर का डिस्क्रिप्शन मैं चैनल के नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप उस पर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने एंजाइम्स में पीछे में बताया था कि कौन सा ऐसा एंजाइम्स है, कौन सा ऐसा पाचन यंत्र में पाया जाने वाला एंजाइम्स है जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। कीटाणु में क्या क्या था? आंसू। क्या था? किसमें कीटाणु पाया जाना? आंसू में, मूत्र में, यहाँ तक कि पसीने में। तो कौन मारता है? तो वो है लाइसोसोम्स। अब फिर यहाँ पर बात करेंगे कि बेटा मम्मी हमको बचपन में कहती थी बेटा दूध पी लो, दूध पीने से तुम्हारा बुद्धि तेज होगा। जब बुद्धि तेज होगा तभी तो टिक मार के आओगे, तभी तो मैथ्स अच्छे से करोगे, तभी तो रीजनिंग अच्छे से करोगे। और जब रीजनिंग और मैथ्स और जीएस अच्छे से करोगे तो हमारा बेटा तभी तो वर्दी लेके आएगा। ये हर एक माँ का सपना है कि इस बार मेरा बेटा वर्दी ले। और वर्दी लेने के लिए मम्मी हमको बचपन से दूध पिलाया करती थी, और उसी दूध का नतीजा है कि आज हम प्रिपरेशन, आज हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं। तो जो हम लोग दूध पीते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक ऐसा एंजाइम से पाया जाता है जो स्पेशली दूध को पचाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि दूध पाचक या दूध को पचाए जाने वाला एंजाइम्स का नाम बताओ, तो बच्चों तुरंत टिक मारोगे किस पे? रेनिन पे। तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम्स है जो दूध को पचाने में मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम्स कौन है, तो सर रेनिन है। फिर आएगा कि हम लोग आजकल तो हर एक बच्चा जिम जा रहा है, एक से एक मस्कुलर बॉडी बना रहा है, एक से एक प्रोटीन ले रहा है। तो ढेर प्रोटीन खा लोगे तब भी समस्या। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन को, जो आपके बॉडी जब आप बना रहे हो, तो मस्कुलर बॉडी जो बना रहे हो उसमें जो आप प्रोटीन ले रहे हो, उस प्रोटीन को पचाने में कौन सहायक है? कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। तो नाम रखो ना, प से पी, प से क्या होगा? प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या है? प्रोटीन पचाने में सहायक। और रेनिन क्या है? दूध पचाने में सहायक। तो दूध को पचाने में कौन सहायक है? रेनिन। और प्रोटीन को पचाने में कौन सहायक है? पेप्सिन। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो रेनिन और पेप्सिन ये निकलते कहाँ से हैं, किसमें पाए जाते हैं? स्टोमक में। किसमें पाए जाते हैं? स्टोमक में। और हमारा स्टोमक कुछ ऐसा ही दिखता है, इस तरीके से। तो यहीं पर हमारा रेनिन और पेप्सिन निकलते हैं जो कि प्रोटीन को और दूध को पचाते हैं। तो जब हमारा खाना स्टोमक में जाता है ना बच्चों, तो हमारा स्टोमक एक गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, जो कि उस खाने में अगर कोई माइक्रोब्स है, कोई बैक्टीरिया है, तो उस खाने में उस बैक्टीरिया को ये गैस्ट्रिक जूस मार दे। अब इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है? तो होता है क्या? हाइड्रोक्लोराइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये बताइए, ये हाइड्रोक्लोरिक तो एसिड है, तो क्या ये हमारे पेट को जला क्यों नहीं देता? तो बच्चों जो हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो यही पेट से निकलता है, पेट में निकलता है। लेकिन हमारे पेट के इस वाले जो ये अंग हैं, जो ये किनारे किनारे हैं, ये इसको कहीं अफेक्ट ना कर दे, इसको कहीं बेकार ना कर दे। तो उसके लिए भी हमारे बॉडी में एक चीज है जिसको हम कहते हैं क्या? म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या करता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके जो किनारे के पोर्शन है उस पर कहीं अफेक्ट ना हो जाए, छाले ना पड़ जाएं, बेकार ना हो जाए, तो उसके लिए ये म्यूकस होता है जो हम लोगों को इस हाइड्रोक्लोरिक के एसिड से बचाता है, उसके इफेक्ट से बचाता है। हम लोग सुनते होंगे पापा जब मीट मुर्गा खा लेते हैं और या कोई अच्छा पकवान बनता है तो भाई गैस बन जाता है। तो गैस कब बनता है? जब हमारा पेट इस गैस्ट्रिक जूस को एक्स्ट्रा
ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट कर देता है तो हम लोगों को क्या बनने लगता है, गैस। तो ये क्या है, एसिड। इसीलिए देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तुरंत आपको क्या देता है, एंटासिड देता है। क्या देता है आपको, एंटासिड। क्यों नाम इसका रखा गया एंटासिड, क्योंकि आपके बॉडी में क्या आ रहा है, एसिड निकल रहा है। तो उसको काटने के लिए आपको क्या चाहिए, एंटी एसिड चाहिए, कुछ उसका अलग चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंटीवायरस का अपोनेंट चाहिए, तभी जाकर ये हमारे एसिड को खत्म कर पाएगा। तो जब हमारा खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाने के बाद उस खाने में ज़्यादा बैक्टीरिया ना हो, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो उसमें हमारे स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं बच्चों, HCl होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे स्टमक में कौन सा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, तो उसका नाम है HCl। और ये HCl कैसा होता है मेरे बच्चों, ये HCl होता है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही जो है, जो हमारा माइक्रोब्स है, ये अगर इसमें कोई खाने में कोई माइक्रोब्स है तो उसको मार देता है, और इस HCl से हमारे पेट के जो किनारे चीजें होती हैं उस पे छाले ना पड़ जाएं, उस पे ज्यादा अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, म्यूकस, जो कि, और लेकिन अगर ये म्यूकस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यार हमें कौन सी बीमारी हो गई, अल्सर। कौन सी बीमारी हो गई, अल्सर की बीमारी हो गई। तो अल्सर की बीमारी का मतलब है कि हमारे पेट के अंदर उतना ज्यादा म्यूकस नहीं हो पा रहा है जो कि उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रोके, जिसकी वजह से हमारे पेट के किनारे में ना बच्चों छाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी हो गई अल्सर, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास और दवा लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस जो है सिक्रेट हो। तो बच्चों मैं समझता हूं कि स्टमक से अगर क्वेश्चन आया कि कौन सा गैस सिक्रेट होता है, कौन सा जूस, तो सर जूस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टमक में एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, क्या नाम है, तो प्रोटीन बोले एंजाइम्स पाया जाता है, उस एंजाइम्स का क्या नाम है बच्चों, तो एक है रेनिन, जो अगर हमारे दूध को पचाना है तो रेनिन एंजाइम्स होंगे। तो आपको ये याद नहीं करना कि स्टमक में पाया जाता है, बस ये याद करना है कौन सा एंजाइम्स दूध पचाने में मदद, सर रेनिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाने में मदद, क्या होगा हमारा, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम कीटाणुओं को मारने में मदद, होगा लाइसोसोम्स। कौन सा जूस हमारे स्टमक से निकलता है, HCl। हमारे स्टमक में जो किनारे का पार्ट होता है उसको HCl अफेक्ट ना कर दे, उसके लिए क्या है, म्यूकस। म्यूकस अगर रिलीज अच्छे से ना हो तो कौन सी बीमारी होती है, अल्सर। तो आपको SSC में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्सर रोग संबंधित है किस अंग से, तो उस अंग का नाम है स्टमक से। होता क्यों है बच्चों, होता इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है उसको वो ज़्यादा निकल रहा है, और जो उसको बचाना है, जो उसके किनारे में जो पेट का किनारा है उसको जो बचा रहा है वो क्या है, म्यूकस, वो उतना नहीं निकल पा रहा है कि उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बचा पाए, इसलिए आपको अल्सर की बीमारी हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा एसिडिटी वाले फूड ना खाओ, मसाले ना खाओ, क्योंकि आखिर हमारा पेट भी तो है बच्चों एक तरह का तंत्र, एक तरह का हमारा बॉडी मशीन, और मशीन खराब होती है। बस फर्क इतना है कि हमारा बॉडी का जो मशीन है वो भगवान द्वारा दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग अच्छे से इसको समझे। अब नेक्स्ट है बच्चों आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, लीवर। और लीवर हम जानते हैं कि हमारा लीवर जो है वो लीवर क्या सिक्रेट करता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोलोगे क्या है सर, लीवर, जिसको कहते हैं हम यकृत। और लीवर क्या सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पित्त रस, और यहीं पर इसका निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। और पित्त रस होता कैसा है, तो हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है, तो हल्का पीले रंग का होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो मेरा बाइल जूस होता है वो इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है, और हमारे बॉडी में कम से कम डेली 1 से 2 कप
बाइल जूस बनता रहता है और इसका मेन काम क्या है, फैट को तोड़ना। जो हम खाना खाते हैं जैसे कि ये फैट है तो इसके छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना कौन काम करता है, बाइल जूस ही काम करता है। लेकिन बाइल जूस जो है वो दो चीज़ों का निर्माण करता है, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन जो होता है वही पीले रंग का होता है और यही सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए मेरा बाइल जूस कैसा दिखता है बच्चों, तो बाइल जूस दिखता है पीले रंग का। लेकिन जब यही हमारे बॉडी में बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर साहब हमको बोलते हैं क्या हो गया है तुमको, पीलिया, या आप इसको बोल सकते हो क्या हो गया है, घरेलू पीलिया। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ गया है, मतलब हमारा लीवर हुआ गया है पगलाए और ज़्यादा से ज़्यादा बाइल जूस छोड़त छोड़त जाए और हमको पीलिया करवावत जाए और हो जाए हम बीमार। और हमारे बॉडी में अगर आ गया, ये आपको जानना है कि हमारे बॉडी में जो बिलीरुबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जहां इससे ज़्यादा सिक्रेट हुआ, मान लो हो गया 2 से 3, तो आपको तुरंत हो जाएगा पीलिया, मीन्स आप में बिलीरुबिन बढ़ गया है। और दूसरा क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका नाम है बिलीवर्डिन, जो कि हरे रंग का होता है। तो हमारे बॉडी में लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है और बाइल जूस दो उसके एलिमेंट हैं, एक है बिलीरुबिन, एक है वर्डिन। जो बिलीरुबिन है वो पीले रंग का होता है और इसी के बढ़ने पे हमें पीलिया होता है। तो हमारे बॉडी में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें आपको क्वेश्चन बस क्या याद रखना है, लीवर से रिलेटेड कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बच्चों, रिवीजन मारो फटाफट। तो सब बच्चे बोलेंगे क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, हिंदी बोले तो यकृत। क्या सिक्रेट करती है, बाइल जूस। बाइल जूस मतलब पित्त रस, कहाँ निर्माण होता है, तो लीवर में। इकट्ठा कहाँ होता है बच्चों, तुरंत टिक मारोगे, गाल ब्लैडर में। कितना डेली बन जाता है, 1 से 2 कप बन जाता है। इसका काम क्या है, फैट को तोड़ना। तो ये भी एक तरह का एंजाइम्स होगा ना, तो बाइल जूस भी एक तरह का एंजाइम्स है जो कि फैट को तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे किस रंग का होता है, येलो रंग का होता है। और उसके बाद इसमें आपको ये याद रखना है कि किसके बढ़ने पे पीलिया होता है, तो उसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के बढ़ने पर पीलिया होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से किसके बढ़ जाने पर पीलिया होता है, तो बच्चों क्या आंसर दोगे, बिलीरुबिन। कहाँ पाया जाता है, तेरी के लीवर में पाया जाता है। कौन, किसका अंग है, बाइल जूस का अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। चलते हैं फटाक से आगे की ओर। अभी स्टूडेंट हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। लेकिन हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम है पैंक्रियास। अब सर पैंक्रियास से क्या निकलते हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। जिस तरह लीवर से बाइल जूस निकलते हैं उसी तरह इससे पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। और हमने बताया है कि पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ ये जो हमारा पैंक्रियास है कुछ एंजाइम्स को भी निकालता है और उस एंजाइम्स का नाम क्या है, ट्रिप्सिन। क्या करता है सर, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो अगर प्रोटीन को पचाना है तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम चाहिए, ट्रिप्सिन। और निकलता कहां से है, लाइजोम से। कहां से निकलता है, लाइजोम, अरे लाइजोम बोले सॉरी, पैंक्रियास से। कहां से निकलता है, पैंक्रियास से। अगर हमको फैट को पचाना है तो क्या, कौन सी एंजाइम से पचाएंगे, लाइपेज। निकलता कहां से है, पैंक्रियास से। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट को पचाना है तो कौन सा एंजाइम पचाएगा, अमाइलेज। निकलता कहां से, पैंक्रियास से। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा दो स्टूडेंट कि पैंक्रियास दिखता कैसा है, तो पत्ती जैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो जो हमारे लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी वाली कोई पत्ती निकाल के मत दे देना खुशी खुशी कि ले जान तोरे लिए तो हमार जाने हाजिर बा। तो ई अपन जान दे देंगे ना आप लोग। तो ये जो हमारे बॉडी में जब प्रोटीन जाएगा, फैट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा ना, फेल, बॉडी फेल। कौन पचाएगा, ट्रिप्सिन है ही नहीं बॉडी में, लाइपेज है ही नहीं और अमाइलेज है ही नहीं। खैर अपनी वाली तो जान ले ही लेती है,
कुल तो चीज़ हम लोग उसको दे ही देते हैं, तो ई का है, लेकिन ये दी का मत निकाल के, ये तो समस्या हो जाएगा, बॉडी नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा फैट वाला फूड खाएंगे पचा नहीं पाएगा। तो ये करता है क्या है सर, ये कुछ करता नहीं है, ये बस क्या करता है कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है इसको तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, प्रोटीन के चीज़ों को तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। कौन तोड़ो, ट्रिप्सिन तोड़ो, कौन फैट को कौन तोड़ो, लाइपेज तोड़ो, कार्बोहाइड्रेट कौन तोड़ो, एमाइलेज तोड़ो। तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, और साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है। और निकलता कहाँ से है, पैंक्रियाज से। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों, तो पैंक्रियाज है, और दिखती कैसी है, पत्ती जैसे शेप की। अब हम चलते हैं आगे, चलिए अब लास्ट टॉपिक इसका ह्यूमन सिस्टम का, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, और एक है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक टॉपिक है अलग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब ये लास्ट टॉपिक है, तो हमने यहाँ पर एक उसके बारे में बता भी दिया और डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जब हमारा पेट के बाद से वह इसमें आता है, क्योंकि मैंने बताया लीवर और पेंक्रियाज में जाएगा नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही नहीं है। मैंने पहले बताया, क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन पार्ट नहीं है, तो याद रखोगे लीवर और पैंक्रियाज। तो अब उसके बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि खाने का पूरा पाचन, पूरी तरीके से पाचन या खाना पूरा कहाँ पचता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में होता है, तो नाम याद रखोगे इलियम। क्या नाम याद रखोगे, इलियम, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शेषांत्र। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पाचन पूरा कहां पर होता है, पूरा पाचन, तो ऑप्शन में दिया रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे टिक लगा देना। अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा इलियम, तो भी सही है, क्योंकि इलियम ही छोटी आंत का एक पार्ट है जहां पर खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट होता है। कॉमन में तो हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर का बच्चा कोई बोलता है इलियम, इसका मतलब वो डिटेल्स पढ़ा है, बिकॉज इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन देखो समस्या इस बात का, आप ये देख रहे हो, गौर कर रहे हो, इसकी लंबाई जो है वो 6 से 6.5 मीटर, और इसकी लंबाई जो बड़ी आंत की लंबाई है वो है 1.5 मीटर। तो इसको बड़ी आंत और इसको छोटी आंत क्यों कहा गया, जबकि इसकी लंबाई ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट इसकी जो चौड़ाई है ना वो इस बड़ी आंत से ज्यादा है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा गया। चौड़ाई के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया गया है कि जो छोटी आंत उसकी लंबाई तो अधिक है, किसके मुकाबले, बड़ी आंत के मुकाबले, लेकिन जो बड़ी आंत की चौड़ाई, चौड़ाई इतना है और छोटी आंत की चौड़ाई इतना है, इस पे चौड़ाई के हिसाब से तो क्या कह दिया गया, छोटी आंत। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि लंबाई कितनी है, तो बोलोगे सर 6 से लेके 6.5। आप बस याद कर लो कि 6 से लेके 7, और इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। इसकी चौड़ाई अधिक है इसलिए इसको कहा गया बड़ी आंत, इसकी चौड़ाई कम है इसलिए इसको कहा गया छोटी आंत। इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है डियूडिनम, जहां पर आपका प्रोटीन और फैट्स डाइजेस्ट होता है। उस पार्ट में क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन और फैट। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन और फैट छोटी आंत के किस हिस्से में डाइजेस्ट होते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे तुरंत टिक मारेंगे ड्यूडिनम। और दूसरा पार्ट है जेजुनम। तो जेजुनम में क्या डाइजेस्ट होता है, तो जेजुनम में डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर क्वेश्चन आया कि छोटी आंत के कौन से अंग में कार्बोहाइड्रेट, आप सोच रहे हो सर कार्बोहाइड्रेट का हिंदी बताइए, तो बच्चों कुछ चीज का इंग्लिश और हिंदी एक ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे
डाइजेस्ट होता है बच्चों, तो उसका नाम है जेजुनम। और कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरीके से डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो होता है इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है इलियम में। तो याद रखोगे, स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, पूरा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से में। अब जब ये डाइजेस्ट कर लिया तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसको डाइजेशन करने में टाइम लगता है। तो अच्छे से डाइजेशन हो पाए तो एक हमारे इसी इलियम में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे हाथ जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे। ये क्या करता है, ऐसे ऐसे करके जगह बनाता है इलियम में, ताकि खाना को और जगह मिले और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विली इज अ पार्ट ऑफ, सर स्मॉल इंटेस्टाइन, विली इज द पार्ट ऑफ इलियम। दोनों सही है, डिपेंड करता है वहां पर ऑप्शन क्या दिया है। तो विली क्या है, तो सर अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हाथ जैसा, उंगली जैसा दिखने वाला, छोटी आंत में जो दिखता है, उंगली जैसा चित्र, उंगली जैसा षड्यंत्र, उंगली जैसा यंत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, इलियम में। यहाँ पर क्या होता है, खाना पूरी तरीके से पच जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पचता है, मैं पूछूंगा यहाँ क्या होता है ड्यूटेनम में, तो बोलोगे सर प्रोटीन प्लस और हमारा फैट पचता है। अब बच्चों जब पच गया तो कभी कभी हमारी मम्मी खाना बनाती हैं और हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना बच भी जाता है, या तो वो अगले दिन सुबह खवा जाता है या तो वेस्ट हो जाता है। तो जो बचा कुचा खाना है तो मम्मी उसमें से छाटती है ना कि बढ़िया का है, चलो इसको सुबह खाया जा सकता है, ये खराब हो गया इसको फेंक दो। तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करता है। जैसे ही यहाँ पर खाना पचता है तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं, वो चले जाते हैं कहाँ पर बच्चों, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या करता है, जो बचे हुए खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी एब्जॉर्ब करने लायक चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे बॉडी से एनस के थ्रू क्या करता है, निकाल देता है। किस फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, जो आप लोग सुबह सुबह निकालने के लिए जाते हो तो वही हमारा फीसेस। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कोलोन, एक होता है सीकम और तीसरा होता है मलाशय। तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी में ये जो सीकन है ये अनवेस्टेजाइनल ऑर्गन है। अनवेस्टेजाइनल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो कि जिसका कोई काम नहीं है, बेकार हो चुके हैं। वो हमारे बॉडी में तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। तो ये हमारे बॉडी में होने के बावजूद भी ये हमारे बॉडी में होता ही नहीं है, है नहीं, होता ही नहीं है। अगर अगर होगा भी हमारे बॉडी में तो भी इसका कोई काम नहीं है। तो हमारे बॉडी में, इसीलिए तुम लोग अगर हरे पत्ते या डायरेक्ट प्लांट को खाओगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ये वाला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का ये पाया ही नहीं जाता है। तो कैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, तो हमारे तो ये जो होता है ये वाला पोर्शन हर्बीवोर्स में पाया जाता है। कौन सा, सीकम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेलुलोज को बड़ी आंत का कौन सा अंग डाइजेस्ट करता है, तो उसका नाम है सीकम। और सेलुलोज आते कहाँ से हैं, तो सर ग्रीन प्लांट से। और अगर हम लोग ग्रीन प्लांट खाएंगे तो क्या हमारे बॉडी पचा पाएगा, नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में वो चीज़ ही नहीं है जो सेलुलोज को पचा पाए। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको कहाँ भेज देता है, मलाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो वहां पर क्या देखो लिखा हूं, स्टोरेज साइट फॉर वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बच गया प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर आकर मलाशय में स्टोर हो जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में, फेसेस और स्टूल के फॉर्म में, फेसेस और स्टूल के फॉर्म में। तो 3 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इनमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है। आप तीनों याद कर लो, कोलन, सीकम और रेक्टम। कोलन, सीकम और रेक्टम। सर रेक्टम में क्या होता है, जो बचे हुए गंदे वेस्ट हैं वो यहाँ पर आके सेव हो जाते हैं। सर निकलता किससे है गंदा वेस्ट,
एनस से, किस फॉर्म में, फेसिस और स्टूल के फॉर्म में। इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये चौड़ाई में ज़्यादा होता है। कितनी लंबाई होती है? 1.5। सर इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चौड़ाई में जो होता है छोटा होता है। लंबाई कितनी होती है सर? 6 से 6.5। सर इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। सर जेजुनम में क्या होता है? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है डाइजेस्ट, और ड्यूडेनम में प्रोटीन प्लस फैट डाइजेस्ट होता है। ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं ना, प्रोटीन प्लस फैट, और जेजुनम में कार्बोहाइड्रेट। सर इलियम में क्या होता है? प्रॉपर डाइजेशन टेक प्लेस इन इलियम, एंड इन इलियम देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, और ये विली क्या करता है? जगह बनाता है ताकि फूड और अच्छे से डाइजेस्ट हो। ऐसे ऐसे करके जगह बनाता है ताकि, अब तुम आटा सानते हो तो आटा को ऐसे ऐसे करते हो ना, तो देखो आटा इसमें से निकल जाता है, कुछ इसमें से निकल जाता है, तो वो क्या करता है? जगह बनता रहता है, तो वही है विली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विली कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इलियम है। तो इसमें एक लास्ट चीज हम लोग को, एक चीज जो क्वेश्चन एसएससी पूछता है, तो बता रहा हूं आगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी कि जो यूरिन होता है, मतलब जो मूत्र होता है, उसका रंग पीला क्यों होता है? तो याद रखोगे यूरोक्रोम की वजह से। देखो नाम है यूरी, तो उसका नाम है यूरो, तो किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। अब स्टूडेंट ये पूरा मानव पाचन तंत्र खत्म हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर अराइज होंगे। तो आप लोग को अगर ये क्लास पसंद आई हो, हमारे विवेक सर जो इसके को फाउंडर है, काफ़ी मदद कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, और बच्चों जाकर खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से मॉक दो। टेक्स्ट बुक का मौका आता है, बायजूस का मौका आता है, अच्छे से दो। और यहाँ से जो आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बन रहे हैं, वो जाकर अच्छे से दो। और सबकी अपनी वाली होती हैं, जाकर कह दो अपनी वाली से कि इस बार कर लो तिरक की तैयारी, आ रहे हैं लेके वर्दी इसी बारी, आपको इसी बार वर्दी लेके आना है, अगले बार नहीं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो देश की सेवा करना का जुनून रखते हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। और उनको मैं पूरी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूं कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर फंसे, ताकि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा, विद्यावती एकेडमी से पढ़ा हुआ बच्चा बोले कि हाँ सर ने पढ़ाया था और यहाँ से क्वेश्चन आया जो उसको सिलेक्शन दिलाने में मदद किया। और इस बार वर्दी लेके बिल्कुल आए बच्चे, हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं।